अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में स्टूडेंट हम डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे और आज की क्लास में हम इसके कुछ लॉज हैं उसको भी स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टी कहते हैं उसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेक्टर के दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, यानी जब भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके आंसर दो किस्म में क्लासिफाइड किए जाते हैं, एक वेक्टर प्रोडक्ट और एक स्केलर प्रोडक्ट। मैंने कल आपको डिटेल के अंदर स्केलर प्रोडक्ट करवाया था जिसकी हमने डेरिवेशन भी की थी, ठीक है। आज देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से बता दूं, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को, ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। और ऐसे दो वेक्टर जो मल्टीप्लाई होकर स्केलर देते हैं, उन दो वेक्टर्स के दरमियान हम डॉट का साइन लगाते हैं विच रिप्रेजेंट्स दैट इट गिव्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज वेक्टर गिव स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आज मैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने जा रहा हूँ और उससे पहले आपको एग्जाम्पल बताऊँगा। एक से दो एग्जाम्पल हम यहाँ आपके साथ करेंगे कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की हमारे पास डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, कौन सी ऐसी दो क्वांटिटी हैं जो वेक्टर हैं और उनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहली जो क्वांटिटी आती है वो वर्क डन। वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और W वर्क डन इज़ आ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। आता कैसे है वर्क डन? अगर हम फोर्स वेक्टर है, इसको दूसरे वेक्टर डिस्प्लेसमेंट से डॉट कर लें हम। स्टूडेंट बहुत गौर से बात सुनेंगे यहाँ पर। अगर मैं फोर्स को डिस्प्लेसमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ, फोर्स भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने में मैं बीच में डॉट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, फॉर्मूला आपको पढ़ाया था मैंने, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। फोर्स का एक वेक्टर होगा, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होगा, दोनों के दरमियान जो थीटा होता है उसे हम कॉस थीटा के रिलेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट एफ डॉट डी जब भी करेंगे आप, तो आपके पास जो नई क्वांटिटी आएगी विच इज़ वर्क डन। तो अब आप देखें कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए और नतीजे में जो क्वांटिटी आई वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो एग्जांपल में आप क्या लिखते हैं कि वर्क डन फॉर एग्जांपल 100 जूल्स। तो इसमें कहीं भी आप डायरेक्शन शो नहीं करते। जूल्स जो है यूनिट है वर्क डन का, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा उसको कभी भी किसी किस्म की डायरेक्शन की नीड नहीं हो सकती। वर्क डन के अंदर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और यूनिट चाहिए होता है, इसमें हम किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं यूज़ करते, लिहाजा वर्क डन हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज वी हैव वर्क डन एज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ शो करूँगा जिसमें हम बात करेंगे पावर की। वर्क डन के बाद पावर का एक फॉर्मूला होता है। फोर्स को अगर मैं वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके नतीजे में मेरे पास पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आएगी। और अगेन पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वॉट इसका यूनिट होता है। एग्जांपल में मैं यूँ लिखूँगा पावर है 10 वॉट। 10 वॉट में मुझे 10 की नीड है मैग्नीट्यूड, और वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, बट देर इज़ नो डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक वाटर पम्प की जो पावर है वो इतने HP है या इतने किलोवाट आर है, वॉट है। तो जब मैं वॉट में बयान कर रहा हूँ पावर आपको, तो उसमें किसी किस्म की डायरेक्शन मैंने मेंशन नहीं की, लिहाजा पावर एक स्केलर क्वांटिटी है जो कैसे आई है, दो वेक्टर्स को डॉट करने पर जिसमें फोर्स है और वेलोसिटी है। इसका फॉर्मूला फिर बनेगा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो यहाँ मैंने दो एग्जांपल से आपको स्टूडेंट ने समझाया, ये फिजिकल एग्जांपल्स हैं हमारे पास मौजूद डेली लाइफ के अंदर। वर्क डन एंड पावर, दे बोथ आर स्केलर बट दे आर ऑब्टेन्ड और डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एंड वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और अब यहाँ पे स्टूडेंट एग्जांपल्स शेयर करने के बाद मैं वापस से अपने जो है मकसद की तरफ चला जाऊँगा, जैसे हमने आज कंप्लीट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि पहले मुझे किसी भी दो वेक्टर, लेट कंसीडर A एंड B आर टू वेक्टर्स हैविंग एंगल थीटा बिटवीन दैम, ठीक है, हमने कंसीडर किया। और अब हम इस कंसिडरेशन की बेस पर ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको मैं करके दिखाऊँगा। यहाँ आप देखते जाइए स्टूडेंट्स। पहले एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ मैं। जनरल फार्मूला ये कहता है कि अगर A एक वेक्टर है और डॉट हो रहा है दूसरे वेक्टर B से, तो उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है A का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है किसकी, डॉट प्रोडक्ट की ऑफ टू वेक्टर्स की। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने तमाम प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर दी हैं, उसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं किया, सॉल्व मैं आपके सामने यहाँ पर करूँगा ताकि आपको एक चीज़ एक प्रॉपर्टी का जो है मैथमेटिकल वहाँ समझ में आए। जो आप इसे नोटबुक में नोट कीजिएगा तो जब पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखें उसके नीचे आप वो काम कीजिएगा जो मैं वहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँगा आपको, एंड देन सो ऑन। इसी तरह आप तमाम प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक्स में। सबसे पहले ये कहता है स्टूडेंट के डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू, मार्किंग करनी है मैंने, डॉट प्रोडक्ट निकालना है मैंने ऑफ टू पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स, ये अगर वेक्टर्स हैं दो, ये दो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर ये दो वेक्टर हैं तो उसने कहा दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल का मतलब है उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और पैरेलल का मतलब दूसरा मतलब ये है कि उन दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं मार्क कर रहा हूँ कि किस किस प्रॉपर्टी के किस किस वर्ड से आप अपनी हिंट जनरेट करेंगे। आपने निकालना है डॉट प्रोडक्ट किसका, टू पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर्स, यानी दो ऐसे वेक्टर जो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। और उसके डॉट प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, बता दिया इसने पहले, लेकिन हम प्रूफ करेंगे। इज़ इक्वल टू, जो डॉट प्रोडक्ट होगा टू पैरेलल और इक्वल वेक्टर्स का वो बराबर होगा इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। कौन से वेक्टर के, आइदर वेक्टर। आइदर वेक्टर का मतलब है या तो ए वेक्टर या तो बी वेक्टर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ मैथमेटिकली सॉल्व करूँगा, आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करना होगा, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ आपके सामने स्टूडेंट्स, ये पहली प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर हम ये देखें कि पहली प्रॉपर्टी में मुझे हिंट्स क्या मिली हैं, तो वो कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट निकालना है टू पैरेलल वेक्टर का। तो वर्ड पैरेलल ने मुझे ये बताया, जो वर्ड पैरेलल था, आप लोगों के लिए डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ मैं। वर्ड पैरेलल ने मुझे ये बताया कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो है। कैसे कि आपका ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कुछ नहीं है, दोनों का एंगल ज़ीरो है। लिहाजा जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उस एंगल, दोनों एंगल के दरमियान जो आपका, दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो आपका एंगल है वो ज़ीरो है, ठीक है। पहली हिंट मुझे यहाँ से मिली, टू पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर्स, यानी हमने कंसिडर किया था दो ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उसने कहा दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये दो बातें मुझे फर्स्ट लाइन पढ़ने से पता चली कि मैंने डॉट प्रोडक्ट ऐसे दो वेक्टर्स का निकालना है जो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, यानी उनमें 0 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब आप बताइए इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जिसका आंसर उसने पहले से बताया। मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा कैसे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज़ ऑलरेडी मेंशन अबव। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखें, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब स्टूडेंट बी का मैग्नीट्यूड है, उसने कहा दोनों बराबर हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है मैं पहले में ए लिखूं और दोबारा बी के अंदर दोबारा ए लिख दूं, तो इसका मतलब है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ऐसे देखें, एक बी की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, ए। अब स्टूडेंट सवाल करता है सर अगर मैं यहाँ पर बी ही रखता और ए की जगह भी बी कर देता तो कोई इशू नहीं है, आप दोनों की जगह ए कर दें या दोनों की जगह बी कर दें। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर हैं, उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों वेक्टर्स बराबर हैं आपके। और कॉस थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू 0 डाल देंगे। ये सब चीज़ मैं कहाँ से कर रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला मेरा ये है, हमेशा डॉट प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। लेकिन अगर कोई मुझे कंडीशन देता है कि आप बताएं दो ऐसे वेक्टर के बारे में जो कि पैरेलल हो, मैं समझ गया कि उसका कॉस 0 होगा, थीटा 0 है, और दो ऐसे वेक्टर जो कि इक्वल भी हों, तो मैं इक्वल के मद में यहाँ ए और बी को आपस में बराबर कर दूंगा, ठीक है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखें, ये बनेगा ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ए का मैग्नीट्यूड, इट विल बिकम ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और cos 0 का मतलब होता है 1। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपको पता ही चलेगा cos 0 सॉल्व करने पे 1 आता है। और यहाँ हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स, और वो आया a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नाउ ये जो मैंने कैलकुलेट किया है इसको आप ज़रा गौर से देखें और अब दोबारा इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स एंड इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, इज़ इक्वल टू ऐसे दो वेक्टर्स का
डॉट प्रोडक्ट जो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं वो उसका डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, ये रहा स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। आइदर वेक्टर का मतलब है मैंने यहाँ पर ए और ए किया था तो मेरा ए आया। अगर आप यहाँ पे बी और बी करते, क्योंकि दोनों वेक्टर बराबर हैं, और आप यहाँ बी और बी करते तो आपका स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी आता। मेरा स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आया है, लेकिन दोनों चूंकि बराबर हैं इसलिए हम लिखेंगे आइदर वेक्टर। कोई भी ले लें आप, ए लें बी लें, आपका आंसर यही आएगा। और ये मैंने पहली प्रॉपर्टी आपके सामने सॉल्व की है स्टूडेंट। आप भी पहली प्रॉपर्टी लिखने के बाद, यानी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद मैं जाऊँगा सेकेंड पे। सेकेंड में कह रहा है बिल्कुल यही चीज़ है, सिचुएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेक्टर अनइक्वल हो गए। देखिए आप गौर से, अगेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या समझ में आया? पैरेलल का मतलब ये है कि एंगल यहाँ पर 0 है, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, एंड अनइक्वल वेक्टर्स। इसका मतलब है इस दफ़ा सेकंड कंडीशन में पैरेलल तो लिखा हुआ है कि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे आपके। इसका मतलब ये है कि थीटा 0 के बराबर है, लेकिन ये कहा कि दोनों वेक्टर अनइक्वल हैं, यानी ए और बी आपस में बराबर नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड अलग होगा और बी का मैग्नीट्यूड अलग होगा, ठीक है, लेकिन हैं दोनों पैरेलल, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों पैरेलल हैं। एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और एक छोटा है, यानी उनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, लेकिन अनइक्वल है वो, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो सेम है, पैरेलल है। तो वो किसके बराबर होता है? अनइक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स। प्रोडक्ट को मतलब मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसको प्रूफ करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ए डॉट बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड अपनी जगह, ये रहा, बी का मैग्नीट्यूड अपनी जगह ही रखूँगा, क्योंकि इस दफ़ा ए और बी बराबर नहीं है। पहले केस में बराबर थे तो मैंने दोनों की जगह ए लिख दिया। दूसरे केस में उसने बिल्कुल बरमला यहाँ पे बताया कि ए और बी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पर ए को ए का मैग्नीट्यूड रखूँगा, बी को बी का मैग्नीट्यूड रखूँगा। देन कॉस 0, क्योंकि एंगल 0 है, उसने पैरेलल कहा था, और जब भी वेक्टर पैरेलल होते हैं तो आपका जो एंगल बनता है वो 0 होता है। और cos 0 अगेन आपके पास क्या हो जाएगा? cos 0 1 के बराबर होगा, लिहाजा यहाँ पे 1 आएगा, और आपका a डॉट बी बन जाएगा a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय b का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट ज़रा इसको फिर से रिकॉल करें तो आपको प्रॉपर्टी याद करने की ज़रूरत, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि पहले दो पैरेलल वेक्टर थे, इक्वल थे, अब दो पैरेलल वेक्टर हैं लेकिन अनइक्वल हैं। जब दो पैरेलल वेक्टर होंगे और अनइक्वल वेक्टर्स होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट बराबर होगा द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ए का भी मैग्नीट्यूड है, बी का भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट निकलेगा, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और अनइक्वल वेक्टर्स के बराबर होगा। ये हमारे पास स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 2 यानी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 मैंने आपके सामने डिस्कस की है। और अब मैं जाऊँगा, सबसे पहले आपको 3 करवाऊँगा एंड देन 6 करवाऊँगा, एंड आफ्टर ऑल वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स 4 एंड 5, ठीक है। ये मैं इसको रब कर रहा हूँ। नंबर 3 को सॉल्व करने चलते हैं स्टूडेंट्स। 3 में कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट, वापस से कह रहा है डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसका? अब की बार दो जो वेक्टर आए वो आपस में परपेंडिकुलर आए, दोनों वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, 90 का एंगल है। अब वो कह रहा है चाहे ये इक्वल हो या अनइक्वल हो, यानी जो पहली मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं अलग अलग करके पैरेलल के लिए, परपेंडिकुलर में वो दोनों कंबाइन हो गई। उसने कहा अगर 2 वेक्टर हैं परपेंडिकुलर तो वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, फ़र्क नहीं पड़ता इससे, चाहे दोनों बराबर वेक्टर्स हों या दोनों जो है अनइक्वल वेक्टर्स हों, उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है? 0 के बराबर होगा। देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर का मतलब ये है थीटा मेरा 90 डिग्री है, और आधी बात तो यहीं ख़त्म हो गई कि थीटा 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन फर्स्ट वेक्टर के ऊपर। अगर इसका एंगल ही 90 बन जाएगा फर्स्ट सेकंड वेक्टर का,
दोनों वेक्टर्स में एंगल 90 का होगा तो ना इसकी प्रोजेक्शन इस पर गिरेगी और ना इसकी प्रोजेक्शन इस पर गिरेगी, और जब सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन ख़त्म हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट का कोई वजूद नहीं होता। आइए यहाँ पे साबित करते हैं। उसने कहा दोनों को इक्वल करें या दोनों को अनइक्वल रखें, ठीक है। और करता हूँ इधर में, उसने कहा अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दोनों में 90 का एंगल है, तो चाहे वो दो वेक्टर बराबर हो या बराबर ना हो, आंसर उनका 0 आएगा। आइए कैसे देखते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे ए डॉट बी का फॉर्मूला बताएं तो आप कहेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब अगर यहाँ पे ए दोनों बराबर हो जाएं तो मैं क्या करूँगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए कर दूंगा या ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं ना सेम रख रहा हूँ और ना मैं इसको सुन रहा हूँ, मैं दोनों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, चाहे सेम हो चाहे अलग हो। ए रहेगा, बी रहेगा। कॉस थीटा में अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 डाल दूँ तो आप स्टूडेंट अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखें कि कॉस थीटा का आंसर होता है 0। कॉस 90 का आंसर होता है 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय 0 इफ़ दे बोथ आर इक्वल और इफ़ दे बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है। इट डजंट मैटर बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लाइंग विद वट एवर द प्रोडक्ट इज, वट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज, आइदर दे आर इक्वल और नॉट, व्हेन इट गेट मल्टीप्लाइड विद 0 द ऑल प्रोडक्ट बिकम 0। जो आपके पास पूरा डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास 0 हो जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी में, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने यही बताने की कोशिश की थी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर हैं लेकिन इक्वल हो या अनइक्वल हो, उनका डॉट प्रोडक्ट आपका हमेशा 0 आएगा। ये हमने स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी की है। और अब मैं पहले आपको 6 प्रॉपर्टी करवाऊंगा और उसके बाद 4 और 5 जो है पे आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अब मैं जो है वो 4th प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा हूँ। 4th भी नहीं, 6 करेंगे हम। 6th प्रॉपर्टी में कह रहा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अब वापस से डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसका, ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर इज नेगेटिव। प्रॉपर नहीं बताया उसने कहा नेगेटिव आएगा। जो भी कर लें आप, अगर दो वेक्टर इक्वल हो या अनइक्वल हो वो मैटर नहीं कर रहा, बस एंगल उनका क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल का। पैरेलल का मतलब स्टूडेंट ये होता है दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। एंटी पैरेलल का मतलब होता है पैरेलल तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, एक राइट है तो एक लेफ्ट है, और जब ये दो साइड्स अलग अलग होती हैं इसे कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। मैं यहाँ बना भी दूँ, अगर एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर भी यूँ है, ये है तो पैरेलल वेक्टर्स हैं और ये नहीं है, ये है तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। दोनों वेक्टर्स के आपस में 180 का जो है वो डिफरेंस होता है एंगल का, या दोनों वेक्टर्स के दरम्यान में आप कहेंगे 180 का एंगल होता है। मैं बना भी देता हूँ, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों के दरम्यान जो एंगल है वो 180 डिग्री का एंगल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको लिख लूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं, 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स जब मिलते हैं तो क्या होता है, याद रखिए एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि थीटा हो गया है 180 डिग्री, ठीक है। आइदर दे आर इक्वल और नॉट, थीटा 180 डिग्री है। आइए पुट करते हैं थीटा को 180 डिग्री। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा में लिखा आपने 180, और कॉस 180 का स्टूडेंट्स अगर आप निकालें कैलकुलेटर से तो -1 आंसर आएगा। एंड व्हेन -1 गेट मल्टीप्लाइड विद द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, इट विल बिकम ए डॉट बी बराबर है माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब है कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर आपने ऐसी कोई यहाँ पर सिचुएशन लगाई है, अगर आपके दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, दोनों के दरमियान 180 का एंगल है, इसका मतलब है जो उनका डॉट प्रोडक्ट है हमेशा वो नेगेटिव आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ हमने 6th प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर ली है, और अब मैं जाऊँगा 4th, 5th एंड 5th को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी x का जो यूनिट वेक्टर है वो i है,
y का जो यूनिट वेक्टर है वो j है, इसी तरह z का जो यूनिट वेक्टर है वो k है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था? वो वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, यानी अगर ये x की तरफ है, इसका मतलब है इसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो i कैप बनेगा। I विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है j। इसी तरह z एक्सिस जो कि बोर्ड से बाहर होगा, अभी चूँकि मैं प्लेन पे बना रहा हूँ लिहाजा इसको ऐसे ही बनाऊँगा, ये होगा k। I j k बेसिकली आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ x y एंड z एक्सिस। जब भी आपसे पूछा जाएगा वेक्टर x एक्सिस के अंदर है तो आप कहेंगे उसका यूनिट वेक्टर में I ज़रूर आएगा। I इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर इफ़ द वेक्टर्स डायरेक्शन इज़ अलोंग x एक्सिस। यहाँ पे बात ही की जा रही है कि अगर हम 2i को डॉट करवा दें, 2j को डॉट करवा दें या 2k को डॉट करवा दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। आइए इसको देखते हैं कैसे 1 आ रहा है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ पूरा आप प्रॉपर सीखें इस चीज़ को। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं i डॉट आई करता हूँ तो i डॉट आई में i मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है तो एक वेक्टर, अगेन i मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है और वो एक वेक्टर है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो अगर, क्योंकि मुझे i डॉट आई करना है, क्रॉस नहीं करना, डॉट करना है। अगर मुझे i डॉट आई करना है तो मेरे पास एक फॉर्मूला लगेगा, वो होगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी i का मैग्नीट्यूड, ठीक है, देन b का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब अगेन i का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों वेक्टर i हैं, cos थीटा, ठीक है। अब मुझे बताएं i का मैग्नीट्यूड कितना होता है। अगर आपको मेरी पिछली क्लासेस याद हो तो मैंने उसमें बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 लेते हैं हम, क्योंकि यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन को शो करने के लिए, उससे मैग्नीट्यूड का लिंक नहीं होता। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें कि एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है तो स्टूडेंट्स एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो आइए देखें, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करते हुए i डॉट आई इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1। अब स्टूडेंट गौर से देखना है आपने, कॉस थीटा में क्या रखूँगा मैं, थीटा इज़ द एंगल। मैंने आपसे कहा था ये वो एंगल होगा जो a और b के बीच में होगा, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है। अगर मैं यहाँ पूछूँ आपसे बताएं थीटा कौन सा डालूँ तो आप क्या कहेंगे, सर दो वेक्टर में के दरमियान कहा था आपने। अब मुझे बताएं i और i में, i इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ x का i के साथ अगेन द यूनिट वेक्टर ऑफ के साथ एंगल क्या है। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि i की डायरेक्शन x एक्सिस में है तो आप कहेंगे सर दूसरे i की डायरेक्शन क्या है, मैं कहूँगा उसकी भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो जब दोनों i एक डायरेक्शन के अंदर हैं इसका मतलब ये है, सुनना गौर से, अगर दोनों i को डॉट करवा रहे हो और दोनों j को डॉट करवा रहे हो या दोनों k को डॉट करवा रहे हो तो आप याद रखें दोनों j भी अपनी एक ही डायरेक्शन में होंगे पैरेलल, दोनों i भी पैरेलल होंगे, दोनों k भी पैरेलल होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ पैरेलल के अंदर जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है कि i का i के साथ एंगल कितना है। बहुत लॉजिकल बात है यहाँ पर, i का i के साथ एंगल कितना है तो आप कहेंगे 0 है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हम i का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ 0 लिख देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, कॉस 0 का मतलब होता है 1। तो पूरा ओवरऑल आंसर आपका क्या आएगा, i डॉट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, i डॉट आई इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से j डॉट j करेंगे, जब j डॉट j करेंगे तो यहाँ पर आएगा j का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। अगेन j का मैग्नीट्यूड फिर 1 होगा क्योंकि j इज़ द यूनिट वेक्टर, आपके सामने बता दिया मैंने आपको। और इसी तरह आप i j k तीनों की तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। इसी के बरक्स अगर मैं ये बात करूँ, ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया कि i डॉट आई हो, j डॉट j हो या k डॉट k हो, क्योंकि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं और पैरेलल वेक्टर्स का जो यहाँ पर ही पैरेलल बताया मैंने, दोनों पैरेलल वेक्टर्स के अंदर हमारे पास रिजल्ट में कुछ आंसर आता है, 0 आंसर कभी नहीं आता। हाँ, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो आंसर 0 आएगा आपके डॉट प्रोडक्ट का, लेकिन अदरवाइज ऐसे नहीं आएगा। अच्छा, जिस तरह स्टूडेंट मैंने आई डॉट आई आपको समझाया, इसी तरह फिफ्थ प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। और फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि देखें आई डॉट जे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका वजूद है आई डॉट जे का या नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो या के डॉट आई हो। आंसर क्या आएगा, 0। क्यों आंसर 0 आएगा, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। जब भी दो वेक्टर्स आपस में डॉट होंगे तो उनको लिखने का तरीका ये है कि आई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय जे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा,
ठीक है स्टूडेंट, ये मैं वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ जो मैं आपको 12 कल की क्लास में बता रहा हूँ और आज ही बताया। आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। आई और जे आर द यूनिट वेक्टर्स, लिहाजा यूनिट वेक्टर नहीं है, इनको 1 कर दिया। आई का यूनिट वेक्टर 1 होता है और जे का भी जो यूनिट वेक्टर में जो भी रिगार्ड होता है वो 1 होता है, ठीक है। जबकि कॉस थीटा में मैंने एंगल पुट करना है, सारी गेम यही है स्टूडेंट थीटा का। कौन सा एंगल पुट करूं जो आई और जे के बीच में है, क्योंकि हमने कहा थीटा वो एंगल होता है जो ए और बी के बीच में होता है, लिहाजा यहाँ पर भी हम जो है चेंज नहीं करेंगे स्टेटमेंट, थीटा वो एंगल होगा जो आई और जे के बीच में होगा। अब आप बोलेंगे आई और जे होते कहाँ हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा आई होता है एक्स एक्सिस पर, जे होता है के होता है, सॉरी के चाहिए जे चाहिए हमें, जे होता है हमारे पास वाई एक्सिस पर। अब आप देख के बताएं आई और जे के अंदर एंगल कितना है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आई और जे के अंदर, या आप यूँ कहें एक्स और वाई के अंदर, अगर एक्स यहाँ है तो वाई यूँ है, दोनों के अंदर 90 का एंगल है। और आज यहाँ पे हम 90 की वजह से cos 90 पुट करेंगे, और जैसे ही cos 90 पुट करते हैं तो cos 90 होता है 0 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू 0। इसका मतलब है हमारा ये जो आई डॉट जे है वो 0 आएगा, जिस तरह से हमारे पास जे डॉट के और के डॉट एल है वो भी 0 ही है, ठीक है। क्यों 0 हैं? अगेन आप देखें दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, यहाँ भी दो अलग वेक्टर्स हैं, यहाँ भी दो अलग वेक्टर्स हैं। वेक्टर अलग होने का मतलब ये है कि आपके दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, उन पर 90 का एंगल होगा, और जब भी 90 का एंगल दो वेक्टर्स में होता है उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्टूडेंट्स 0 आता है। यहाँ पे आप देख भी चुके हैं, वेन एवर वी हैव टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर द रिजल्ट विल इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। अब मैं जाऊँगा एक लास्ट प्रॉपर्टी आपने डिस्कस करनी है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट, अब हम 7th प्रॉपर्टी देखते हैं। 7th प्रॉपर्टी में देखिए मैंने बोर्ड में मेंशन किया है कि अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है, दो वेक्टर हैं, मैंने आपको बताया वेक्टर्स को हमेशा हम आई जे के की फॉर्म में लेते हैं। मेरे पास ये वेक्टर ए है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। ये कंप्लीट मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर बी में क्या है, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। इसमें आई जे के आर द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जबकि बी वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में है वो बी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड बी वाई वाई एक्सिस में है वो बी वाई शो कर रहा है, इसी तरह जेड। अगर मैं आपसे कहूँ प्रॉपर्टी में बताना चाह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स में बताना चाह रहा है कि अगर मैं कहूँ कि इस तरह आई जे के में एक वेक्टर लिखा है और इसी तरह आई जे के में दूसरा वेक्टर लिखा है बी वेक्टर, इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा ए वेक्टर की फॉर्म में, तो ए वेक्टर आ गया आई जे के की फॉर्म में, डॉट, मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, आप डॉट लगाएंगे, डॉट बी वेक्टर, और बी वेक्टर में बी वेक्टर को पूरा पुट कर दिया। अब इनको आपस में डॉट कैसे करेंगे ये सवाल है हमारा, ठीक है, और हमने इसको सीखना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जब भी दो वेक्टर्स आपके पास आएंगे और आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो आप आई को आई से डॉट करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, इट विल गिव यू ए एक्स बी एक्स, ठीक है। अगर ए एक्स को पहली टर्म से इसको पहली टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आया, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, और आपको पता है आई डॉट आई क्या होता है, 1 के बराबर, लिहाजा मैं आई को मेंशन नहीं। अक्सर बच्चे करते हैं कि आई डॉट आई स्क्वायर, आई स्क्वायर नहीं होता है स्टूडेंट, आई एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। जब मैं उसको डॉट करवा रहा हूँ दूसरे आई वेक्टर से तो आपको पता है आई डॉट आई 1 के बराबर है, लिहाजा मैं उसको यहाँ मेंशन नहीं करूँगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आई डॉट आई क्या बन गया, 1, देन प्लस, अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर इसको हम इससे करवाएंगे, फिर इसको दोबारा इससे करवाएंगे और फिर इसको इससे करवाएंगे, 3 दफ़ा ये करेंगे, फिर 3 दफ़ा ये और 3 दफ़ा ये। तो उनके लिए, स्टूडेंट के लिए, वो मैं यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ बता दूँ, जब आप बेटा इस ए एक्स आई को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आई जे से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आई के से मल्टीप्लाई होगा। मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो, चाहे आई जे से मल्टीप्लाई हो या आई के से मल्टीप्लाई हो, आंसर में 0 आएगा। लिहाजा हम कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकालते हुए आई वाली टर्म्स को, यानी एक्स कंपोनेंट को हम जे और के से मल्टीप्लाई नहीं करते, यानी हम पहले वेक्टर के आई कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के आई कंपोनेंट से करते हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के, सिंपल हमारा प्रोडक्ट आता है। आप देखें जे को जब जे से करूँगा तो ए वाई जे मल्टीप्लाई बाय बी वाई जे,
तो यहाँ पे स्टूडेंट हम आई टू आई किया है हमने, जे टू जे किया है, के टू के किया है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो आप पास ए डॉट बी का जो आंसर आएगा वो आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल भी करवा देता हूँ ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। इफ़ स्टूडेंट मेरे पास ए वेक्टर है 2i + 3j + 5k और बी वेक्टर मेरे पास गिवन है 7i - 2j + 2k, ठीक है। ये दो वेक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा ये मैंने जनरलाइज प्रॉपर्टी लिखवाई है। अब मैं आपको करवाने लगा हूँ एग्जांपल इसकी, जो कि बोर्ड में न्यूमेरिकल की सूरत में बहुत दफ़ा आएगी आपके सामने, और आपने हर दफ़ा दो वेक्टर्स को जब डॉट करना होगा तो ये तरीक़ेकार आपने अपनाना होगा। आइए स्टूडेंट दो वेक्टर्स का डॉट निकालते हैं। ए डॉट बी का मतलब शुरू से चलें, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या था? स्केलर प्रोडक्ट, यानी इन दो वेक्टर्स, इन दो आई जे के को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर हमेशा एक स्केलर नंबर आना चाहिए। स्केलर का मतलब एक नंबर होना चाहिए, एक अमाउंट होना चाहिए जिसे हम मैग्नीट्यूड कह सकें। आइए देखते हैं, मैं ए को रखूँगा जैसे मैंने यहाँ रखा था ए को। ए क्या है? 2i + 3j + 5k डॉट मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर है 7i - 2j + 2k। अब सॉल्व करने का तरीका स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया कि आपने i टू i करना है, j टू j करना है एंड k टू k करना है। कैसे करेंगे इसको? 2i × 7i, इट विल गिव यू 2 7 टाइम्स 14 एंड i डॉट i इज़ 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लस माइनस इसको आपने इससे किया, अब इसको आप इससे कर रहे हैं। प्लस माइनस 3 × 2 इज़ 6 एंड j डॉट j इज़ 1। लास्ट 5k × 2k, तो 5 × 2 इज़ 10 एंड k डॉट k इज़ 1। अब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास a डॉट b यानी दो वेक्टर्स ने डॉट किया तो आपके पास एक आंसर आएगा जो क्या होगा? 14 में आप जो है वो 10 प्लस करें तो 24 आएगा, और 24 में से जब आप 6 माइनस कर देंगे तो आपके पास 18 आएगा। नाउ यू कैन ईजिली एनालाइज के दो वेक्टर्स जो कि आई जे के की फॉर्म में गिवन थे, वेक्टर क्वांटिटी थी, उनको जब मैंने डॉट किया तो मेरा आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आया है। और ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको करवाया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ स्टूडेंट आज हमारी क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट किया है ख़त्म, ठीक है। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट की एक और टॉपिक बाकी है जिसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, एंड विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।